नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। कांग्रेस का 135वां स्थापना दिवस आज सीएए और एनआरसी के नाम हो गया। दिल्ली से लेकर गुवाहाटी और मुंबई से लेकर चेन्नई और त्रिवेंद्रम से लेकर लखनऊ तक कांग्रेस नेताओं ने संविधान बचाओ भारत बचाओ मार्च निकालते हुए सीएए और एनआरसी के विरोध में मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के आरोप और सवाल वही हैं जो वो लगातार उठा रही है, मगर लगातार बढ़ते विवाद से हम जो आज सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि सीएए और एनआरसी पर देश भर में कोहराम आखिर क्यों मचा हुआ है। सीएए और एनआरसी पर झूठ कौन है जो फैला रहा है। सीएए से देश के नागरिकों को किस बात का डर है। क्या विपक्ष ने जनता को गुमराह किया है। कैसे शांत होगी सीएए एनआरसी पर विरोध की आवाज। बड़ी बात ये कि आज ये सारे सवाल हमारे स्टूडियो में मौजूद इस्लाम के कई जानकार और मौलाना पूछेंगे, जिन्हें सीधा जवाब देंगे बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन। मगर उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एनआरसी पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोहराम। देश भर में कांग्रेस का संविधान बचाओ भारत बचाओ एनआरसी पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोहराम। देश भर में कांग्रेस का संविधान बचाओ भारत बचाओ मार्च। कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में सोनिया गांधी ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद यहां दिखाई दे रहे ज्यादातर दिग्गज नेता अलग अलग शहरों में सीएए और एनआरसी के विरोध में संविधान बचाओ भारत बचाओ मार्च की अगुवाई करने निकल पड़े। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी गुवाहाटी पहुंचे, जहां सीएए के विरोध की आग सबसे पहले सुलगी, क्योंकि घुसपैठ की समस्या से सबसे ज्यादा त्रस्त पूर्वोत्तर के लोग किसी कीमत पर शरणार्थियों को अपने यहां नहीं बसने देना चाहते। हम बीजेपी को, आरएसएस को असम की हिस्ट्री, भाषा, संस्कृति पर आक्रमण नहीं करने देंगे। असम को नागपुर नहीं चलाएगा। असम को आरएसएस के चड्डी वाले नहीं चलाएंगे। असम को असम की जनता चलाएगी। यहां से केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन मार्च की अगुवाई पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने की। करीब 27% मुस्लिम आबादी वाले केरल में धर्म के नाम पर सीए का लगातार विरोध हो रहा है, जिसे चिदम्बरम ने असंवैधानिक बताया। And now he throws a challenge to Mr. Rahul Gandhi, say, you come and tell me what is wrong with the law. Everything is wrong with the law. This law undermines the सीएए और एनआरसी के विरोध में चेन्नई की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यह विरोध मार्च तमिलनाडु की तौहीद जमात की अगुवाई में निकाला गया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने हाथों में कई फीट लंबा तिरंगा थाम रखा था। हैदराबाद, भुवनेश्वर, लखनऊ, मुंबई और रायपुर सहित देश के हर राज्य की राजधानी और छोटे बड़े शहरों में सीएए और एनआरसी को संविधान और मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए मार्च निकाला गया। इस दौरान लखनऊ में प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को संविधान की रक्षा की शपथ भी दिलाई। हम सभी लोग
भारत के संविधान को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि संविधान में निहित समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और उन्हें मजबूत बनाने के लिए जीवन भर प्रयासरत रहे। ये शपथ संग्राम और सारा कोहराम सीएए और एनआरसी को लेकर है, जिसे गलत बताते हुए सरकार बार बार विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। लोगों को अफवाहों से बचाने और कानून की सही जानकारी देने के लिए बीजेपी 1 से 20 जनवरी तक देश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी। इस दौरान मंत्री, सांसद और बीजेपी के नेता 250 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और 1000 से ज्यादा रैलियां करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन भी चलाएंगे। मगर सीए और एनआरसी है क्या, और बीजेपी के नेता विरोध कर रहे लोगों को इस बारे में क्या समझाएंगे, उनकी आशंकाओं को कैसे दूर भगाएंगे, बीजेपी नेताओं के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। और अगले 1 घंटे में ये सब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां दोनों कानून का विरोध कर रहे मौलानाओं से होगी बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की भिड़ंत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखी हमारी रिपोर्ट। नागरिकता के नाम पर आखिर कौन बिगाड़ रहा है माहौल? नागरिकता के नाम पर आखिर कौन दे रहा है सांप्रदायिक रंग? नागरिकता के नाम पर भ्रम फैलाकर कौन बांटना चाहता है देश? और नागरिकता के नाम पर असुरक्षा का माहौल कौन पैदा कर रहा है? जी हां, आज देश का सवाल में आप एक अलग अंदाज में आज ये देश का सवाल देखेंगे। इंडिया न्यूज अपना समाज के प्रति संजीदा व्यक्तित्व पेश करने के तहत आज हम ये बताना चाहेंगे आपको कि आज नागरिकता का कानून शाह ने लागू करवाया और शाहनवाज समझाएंगे। जी हां, काश की मौलानाओं का जीत लेते विश्वास, तो नहीं होता भीड़ का आत्मघात। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। जी हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी है, लेकिन मुझे दुष्यंत की एक लाइन याद आती है। जी हां, दुष्यंत की लाइन है, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और उसी के तहत आज देश का सवाल में आज बीजेपी के ओजस्वी, तेजस्वी और प्रभावी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, जो भ्रम, आशंका, गलत फहमी तमाम समाज में फैली हुई है, सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और आज उनके और मौलानाओं के बीच में कोई नहीं होगा, सीधे संवाद होगा। काश कि अगर पार्टी भी शाहनवाज जी पहले ये संवाद कर लेती तो बेहतर होता। तो इस इजलास में, आज की इस इजलास में आपकी तकरीर को देश सुनेगा, आपकी तकरीर को मौलाना सुनकर समाज में जाकर बताएंगे, इस्लामिक स्कॉलर बताएंगे कि आखिर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है, आप सभी को यहां बोलने के लिए बुलाया गया है। जी हां, बोले वही जो आप बेहिचक सोच सके। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, आज मुद्दा जो है वो काफी संजीदा है, संवेदनशील है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आप ऐसा कोई कथन न कहें जिससे आज का ये वक्त और जो दर्शक देखना चाह रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, उनका वक्त जाया न हो। तो मेरे साथ शाहनवाज हुसैन साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ वसीम रिजवी साहब, आप चेयरमैन हैं सिया वक्फ बोर्ड के, लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब, आप आरएसएस मुस्लिम मंच के नेता हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ कुछ और इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़ेंगे। लेकिन तब तक सबसे पहला सवाल शाहनवाज साहब आपसे, आप खुद मुसलमान हैं, क्या आपको सीएए से डर लगता है? देखिए, मेरे देश के नेता, हमारे देश के नेता और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने इस पर एक नहीं अनेक बार अपनी बात रख दी है।
सवाल ये हिंदू और मुसलमान का नहीं है। इस मुल्क का जब बंटवारा हुआ था वो मजहब के नाम पर हुआ था। जिन लोगों ने मजहब के नाम पर बंटवारे को कबूल किया वो पाकिस्तान चले गए, ईस्ट या वेस्ट, लेकिन जो हिंदुस्तान में रह गया उसने उसी वक्त तय किया कि ये मादरे वतन है, हम जिंदा हैं तो यहीं और मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। उनकी हुब्बुल वतनी पर, उनकी देशभक्ति पर भारतीय जनता पार्टी कोई शक नहीं करती, न देश कोई शक करता है। ये मुल्क जब अभी अयोध्या वर्डिक्ट आया तब इस देश के हिंदू और मुसलमानों ने जिस तरह का संयम दिखाया उस देश को मजबूत करने वाला था। लेकिन कुछ ताकतें थी जो ताक में बैठी थी। उन्हें लगा अब किस मुद्दे पर बहकाया जाए, तो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट इसलिए हम लाए कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो तीनों इस्लामिक मुल्क हैं वहां पर अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले या मुसलमान को, चाहे वो किसी फिरके के हों, उनको मजहब के नाम पर सताया नहीं गया। लेकिन जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वहां, जो धर्म के नाम पर सताए गए, जिसमें दानिश कनेरिया भी हैं जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उसके बारे में शोएब अख्तर ने अभी कहा कि उनको हिंदू होने की वजह से प्रताड़ित किया गया टीम में। ऐसे लोगों को हमने यहां पर नागरिकता दी। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी भी हिंदुस्तानी की नागरिकता लेने वाला एक्ट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज को नागरिकता देने वाला है। इस पर भड़काने का काम किया गया। बाद में इसको एनआरसी से जोड़ा गया। फिर जब एनआरसी पर भी हमने बात गृह मंत्री जी ने कह दी कि एनआरसी पर अभी कैबिनेट में कोई चर्चा देश में नहीं हुई, न कोई रूल बना। फिर हम जब एनपीआर लाए, जो जनसंख्या से पहले लाया जाता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो पहले भी लाया गया, उस पर भड़काया गया। अब डिटेंशन सेंटर के नाम पर भड़काया जा रहा है। डिटेंशन सेंटर, जो हिंदुस्तान में कोई आदमी आ जाए, अगर उसके पास वैध कागज न हो, चाहे वो इंग्लैंड से आए, अमेरिका से आए, कहीं से आए, उसको सीधे जेल तो नहीं भेजते, डिटेंशन सेंटर में भेजते। वो भारतीयों के लिए है ही नहीं। जो चीजें भारतीयों के लिए नहीं है उसको भारतीयों को क्यों डराया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मुसलमानों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से कहा कि जो भारत की मिट्टी का मुसलमान है उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब बताइए किससे कहलवाएं? देश के पंथ प्रधान से कहलवा दिया, देश के गृह मंत्री से कहा, फिर भी बहकाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। शाहनवाज साहब वेबसाइट से नहीं हटा, के लिए कहा जा रहा है। शाहनवाज जी वेबसाइट से नहीं हटा, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट से नहीं हटा। मजम्मत करता हूं शाहनवाज जी, गृह मंत्रालय की वेबसाइट और रिपोर्ट से नहीं हटा, भ्रम यही पैदा होता है। कौन सी चीज नहीं हटी जी? देखिए, कोई भ्रम की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिस पर पूरा आंदोलन शुरू हुआ, क्या वो किसी की नागरिकता लेने वाला है? अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग, ये तर्क दिया जा रहा है कि साहब उसमें आप मुस्लिम भी डाल देते, फिर तो बॉर्डर ही क्यों रखना था, तो बॉर्डर ही खोल देते। अगर कोई मुसलमान सऊदी अरब जाए और उसका वीजा खत्म हो जाए तो क्या वो इसलिए रख लेंगे कि वो मुसलमान है? वो तुरंत कहेंगे आप अपने मुल्क जाइए, अपने वतन लौटिए। तो हर मुल्क का एक कानून बना हुआ है, इसमें मुस्लिम भाइयों को कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं इंडिया न्यूज के जरिए बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने वाला है, ये किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है। जी जी, शाहनवाज जी आप बने रहिए हमारे साथ। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब है। मौलाना साहब, जो डर, जो भ्रम, जो आशंका है, आज जी खोल के आप शाहनवाज जी से आप पूछ सकते हैं। इस बीच मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जेज साहब, जी हां, आप चेयरमैन हैं फैजान रजा ट्रस्ट के, वो भी जुड़ चुके हैं। मौलाना अब्दुल रहमान साहब, आप सीधा सवाल कर सकते हैं शाहनवाज जी से। जी हां, आज ये समझिए, इंडिया न्यूज की इजलास में जो बीजेपी अब से एक सप्ताह बाद करने वाली है, आज उसका ये पायलट प्रोजेक्ट समझिए। आज वो सारी बातों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब्दुल साहब।
शाहनवाज साहब से मैं क्या बात करूं, ये तो मेरे छोटे भाई हैं और ये तो रोजाना ही समझा रहे हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे बैठ के रोजाना सुबह से शाम तक इनका काम समझाने का है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं ये, और एक प्रवक्ता के तौर पर जो है ये सुबह से शाम तक रोजाना समझा रहे हैं। बात ये नहीं है असल में जो बातें ये कह रहे हैं, तीन बातें अलग अलग हो रही हैं। शाहनवाज साहब जो बात कह रहे हैं उसको सही माना जाए, या फिर नरेंद्र मोदी साहब ने रामलीला मैदान से जो कुछ कहा है और वो वाकईतन झूठ कहा है, क्या उस झूठ को सच मान लिया जाए, या फिर अमित शाह ने जो बात लोकसभा में और राज्यसभा में बार बार दोहराई है उसको सच माना जाए, या फिर एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर को कलकत्ता में इंटरव्यू देते हुए जो उन्होंने कहा है, और उस रिपोर्टर ने बहुत बढ़िया सवाल किया था कि साहब ममता बनर्जी ये कहती हैं कि आप जो है मिसयूज करेंगे एनआरसी का और उससे जो है आप लोगों की शहरियत छीन लेंगे। तो अमित शाह ने बहुत जोर दे करके, मेरे पास वो क्लिप मौजूद है, आप कहें तो मैं अभी सुनवा भी सकता हूं और वीडियो दिखा भी सकता हूं आपको। अमित शाह जी ये कहते हैं कि ममता बनर्जी गलत बोल रही हैं, वो झूठ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। पहले हम सीए लाएंगे, हम नागरिकता अमेंडमेंट कानून लेके आएंगे और एक एक हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सबको चुन चुन के पहले एक एक को नागरिकता देंगे, फिर एनआरसी के जरिए एक एक घुसपैठिए को निकालेंगे। तो भाई मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान में 6 मजहब तो आपने गिनवा दिए, 7वें मजहब के जो लोग रहते हैं वो मुसलमान हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 मजहब वाले लोगों को आप शहरियत दे देंगे और 7वें जो मुसलमान है उनको आप घुसपैठिया कहकर जवाब ले लेते हैं शाहनवाज जी से। आप मुसलमान का नाम नहीं ले रहे, मौलाना साहब चालाकी के साथ। शाहनवाज जी जवाब आप कहते हैं कि साहब सलमान है उनको आप घुसपैठिया कहकर जवाब ले लेते हैं शाहनवाज जी से। आप मुसलमान का नाम नहीं ले रहे, मौलाना साहब चालाकी के साथ। शाहनवाज जी जवाब आप कहते हैं कि साहब एक एक घुसपैठिया को निकाल देंगे, तो आप तो खुद ही क्लियर कर रहे हैं। रहमान साहब को कह दूं, मैं डिनाई नहीं करता, मैं बोल दूं, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री के बयान को से डिनाई नहीं करता, मैं उनकी बयान की तशरीह करता हूं। उन्होंने यही कहा ना कि जो लोग जो 6 धर्म का आपने नाम लिया, जो मुल्क में आए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अपना मजहब बचाने के लिए मुल्क में, उनको नागरिकता देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ को, जिसको कांग्रेस पार्टी जिसको उकसा रही है अभी इस पूरे मुद्दे को, वो कहती है कि हमने 70,000 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा, वो कहती है। दूसरी बात, बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनके लिए वो उन्होंने कहा हिंदुस्तानी मुसलमान को, आपको या जो पैनल पे जितने मुस्लिम बैठे हैं उन पर इस पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि जो बांग्लादेश से आए, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। जो मुसलमान है उसको हुब्बुल वतनी, उसका आधा ईमान है, अपने वतन से मोहब्बत करना चाहिए। मुझे उबैदुर रहमान साहब, अगर आपको अपने मुल्क से मोहब्बत है तो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं मतलब नौकरी रोजगार के लिए, वो पहले जो 60-70 हजार लौटे उनको अपने मुल्क जाना चाहिए। हमारे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़े बहुत गरीब लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, हम उनकी फिक्र करेंगे, लेकिन एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान को बाहर करेंगे, कभी ये बात अमित शाह जी ने कही है क्या? आप इस बात की नजाकत को समझिए। जो बांग्लादेश के से लोग आए हैं नौकरी रोजगार की तलाश में, शाहनवाज जी पैनल में हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, चूंकि सवाल बहुत ज्यादा है और आपको जवाब देना है। मेरे साथ वसीम रिजवी साहब है। वसीम साहब, आखिर कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है और कौन बांटना चाहता है? देखिए, जहां तक कि अब तक ये पोजीशन सामने आई है, उग्र प्रदर्शन हुए हैं, मुसलमानों को सड़कों पर बहकाकर निकाला गया है, एक बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ एक प्रोपोगंडा है। जहां तक कि एनआरसी और सीए का सवाल है,
सीए का जो बात अभी शाहनवाज साहब ने साफ की कि देखिए सीए का मतलब यह है कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो धर्म के नाम पर प्रताड़ित किए गए हैं वो शरई वहां हुकूमतें हैं, इस्लामिक हुकूमतें हैं। धर्म के नाम पर जिनको प्रताड़ित किया गया है वो 6 उसमें जो कास्ट है उनको हमने यहां पर उनको एक हमदर्दी का एक मिसाल पेश करते हुए हमने उनको यहां पर नेशनलिटी देने की बात की है या वो कानून हम लाए हैं। अब यहां पर गुमराह करने वाला काम कर रही है कांग्रेस। जगह जगह कांग्रेस कह रही है आप संविधान बचाओ, देश बचाओ, भारत बचाओ। अरे भाई वो ऐसी बात नहीं है, वो अपने आप को बचाने निकले हैं और देश को गुमराह करने निकले हैं। वसीम साहब, आपकी ये दलील और आपकी तकरीर क्या मुफ्ती मंजूर साहब को मंजूर है? मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आपने वसीम साहब को सुना, आप लगातार बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब को सुने, क्या आपको मंजूर है? नवाज भाई या वसीम रिजवी साहब, क्या कोई और अगर मुसलमान यहाँ परेशान हाल है या हिंदुस्तानी शहरी के अंदर में दिलों में तकलीफें अगर हैं, अगर इन बातों को अगर ये पहले ही समझा लिए करते तो ये नौबत नहीं आती जो आज मुल्क का माहौल है। आप ये बता रहे हैं कि साहब वो जो प्रताड़ित हैं और यहाँ आ रहे हैं वो रिफ्यूजी हैं, उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी, तो ये कानून तो पहले से भी मौजूद था कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ पर जगह दी जाती, तो फिर इस तरह का कानून की क्या जरूरत थी साहब? इस तरीके से पहले भी अमेंडमेंट 5 मरतबा हुए, 6ठा अमेंडमेंट है, लेकिन इसमें कहीं पर भी इससे पहले धर्म की बुनियाद पर अमेंडमेंट नहीं किया गया। ये क्या बात हो गई कि आज वापस अमेंडमेंट किया जा रहा है, वो भी धर्म को देख करके? तो कहीं ना कहीं दिल शिकनी तो होगी, दिल तो टूटेगा, और ये जब दिल टूटेगा तो आवाज भी होगी, और वो आवाज पूरे देश को और आपके माध्यम से भी पूरा देश उसे सुन रहा है। तो ऐसी सूरत में रोकना चाहूंगा, मुझे कह लीजिए मुझे वसीम साहब सवाल हो जाए, टर्न पे बात करें। वसीम साहब सवाल हो जाए, इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, तस्वीर करने बैठे हैं अपन। जी मंजूर साहब, आप अपनी बात पूरी करें। ऐसे सूरत में जब ये कानून पहले से भी था कि इससे पहले भी यह कानून मौजूद था कि बाहर से आने वाले लोगों को वीजा देकर के इस मुल्क में रखा जाता था और वो यहां पर रहते थे, उन्हें किसी किस्म की सारी सहूलतें यहां पर दी जाती थी। जब यह कानून पहले से मौजूद था तो इस तरीके से जबरन धर्म के बुनियाद पर इस तरीके से बंटवारा करने की जरूरत क्या थी साहब? और अगर आप ये कहते हैं कि लोग भरम फैला रहे हैं, अगर ये भरम फैला रहे हैं तो आपने बैठ करके जिन्हें तकलीफ है उनके साथ बैठ करके इस भरम को खत्म ही क्यों नहीं कर दिया? जी हाँ, इस भ्रम को जो आपके सामने मुफ्ती मंजूर साहब, इस भ्रम को खत्म करने के लिए आज इंडिया न्यूज ने यह पहल की और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद हैं आपके मन की तमाम आशंकाओं को दूर करने के लिए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। शाहनवाज साहब, आपने भी सवाल सुना, जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है, लेकिन इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी का लखनऊ पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। पुलिस ने गला दबाकर मुझे रोका, प्रियंका मुझे पकड़कर धकेला, मैं गिर गई। प्रियंका का बयान, पूर्व आईपीएस दारापुरी के परिवार से जा रही थी प्रियंका, बाद में पैदल ही दारापुरी के परिवार से मिलने पहुंची। प्रियंका गांधी का लखनऊ पुलिस पर सबसे बड़ा आरोप। जी हां, आप लोग थोड़ा बाहर से बात जी आपको रोका गया जी, इस तरीके की तानाशाही उत्तर प्रदेश सरकार की जी मेरी समझ से बाहर है। मैं अपना प्रोग्राम खत्म करके गाड़ी में शांतिपूर्वक बगैर किसी को कहे ताकि तमाशा ना हो, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, हम 4-5 लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ आए हैं दारापुरी जी की फैमिली से मिलने। रास्ते में थोड़ा सा मैं इधर हूँ। रास्ते में पुलिस की गाड़ी आगे आई और उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे रोक दी और हमें कहा कि आप नहीं जा सकते। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं जा सकते? मालूम भी नहीं था कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो रोकने का मतलब क्या होता है? मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते? नहीं, आप नहीं जा सकते, हम आपको जाने
तो मैंने कहा मुझे रोकिए, मैं गाड़ी से उतर गई, पैदल चलने लगी, फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला। पुलिस वालों ने आपको धकेला? एक महिला मैं चली नहीं, थोड़ी देर बाद फिर मुझे रोका, फिर मुझे पकड़ा, तो मैं अपने कार्यकर्ता के 2 व्हीलर पे बैठ के उनके साथ चली गई। उसके बाद उन्होंने उस 2 व्हीलर को घेरा, फिर मैं उससे उतर गई और यहाँ तक पैदल आई। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, इनके साथ बहुत गलत हुआ। ये 77 साल के एक एक्स पुलिस ऑफिसर है जो अपने घर में शांतिपूर्वक अपने घर में थे, एक फेसबुक की पोस्ट डाली, उस फेसबुक की पोस्ट में उन्होंने कहा है 77 साल के एक एक्स पुलिस ऑफिसर है जो अपने घर में शांतिपूर्वक अपने घर में थे, एक फेसबुक की पोस्ट डाली, उस फेसबुक की पोस्ट में उन्होंने कहा है कि अहिंसा का मतलब बगैर हिंसा किए अहिंसात्मक प्रदर्शन होना चाहिए, किसी को गलत काम नहीं करना चाहिए। फिर भी आके उनको उठा के जेल में डाला। उनकी बीवी बहुत बीमार है, नहीं पा रही, गले में लेटी है, रो रही थी। मतलब ये सब किस लिए? क्योंकि आपकी नीति पब्लिक को पसंद नहीं है। लखनऊ में आपको रोका जी, जगह रोकती पुलिस, क्योंकि मुझे रोक नहीं पाती। एक सवाल ये है कि आइए इस पर ताजा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधे रवि कुमार के पास। रवि, क्या जानकारी है और प्रियंका गांधी इस वक्त कहां हैं? भाई तौर पे अभी कुछ ही देर पहले श्रद्धालुपुरी जो है पूर्व IPS है और उनके घर पहुंची थी। आपको बता दें कि बीती 19 तारीख को जो लखनऊ में CA के ब्लॉक हिस्सा प्रदर्शन हुआ तो उसके बाद पुलिस ने तमाम सारे लोगों की गिरफ्तारी की थी। श्रद्धालुपुरी के आरोप है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया था, जिसके आरोप पर उनको जेल। रवि आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। फिर प्रियंका का लखनऊ पुलिस पर सबसे बड़ा आरोप। जी हां, प्रियंका ने कहा कि मेरा गला दबाया गया, मुझे धकेला गया, मैं गिर गई। जी हां, प्रियंका गांधी का लखनऊ पुलिस पर सबसे बड़ा आरोप। देश का सवाल जारी है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आई है और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं में से एक शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज साहब, प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा आरोप, ये कैसी यूपी पुलिस, गला दबा दिया गया, धकेला गया, वो गिर गई, इसीलिए शायद SPG हटाई गई थी क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो आपके टेलीविजन चैनल पर बैठा हूं और मैं मानता हूं कि प्रियंका जी सिक्योरिटी कवर्ड हैं, CRPF कवर है उनको Z में, और उनके साथ तो CRPF के जवान साथ में रहते हैं और कहीं से भी उनका किसने गला दबाया या जो वो बयान दे रही है मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो लाइव हूं आपके चैनल पर। जिस तरह का वो इल्जाम लगा रही हैं उसकी जांच की जाएगी। देखिए जब उन्हें रोका गया तो वो आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, वो स्कूटी पे बैठकर निकल गई। कोई टेलीविजन भी नहीं है जो मैं देखूं कि क्या हुआ है। अगर वहां फुटेज होगा उसका, अगर कोई उनके साथ ज्यादती की बात वो कह रही हैं तो उसकी जानकारी होगी, फुटेज होगा। और जो सिक्योरिटी कवर्ड, मैं भी सिक्योरिटी कवर्ड हूं और मैं कहीं भी जाऊंगा तो बिना मेरे साथ सिक्योरिटी के मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता, सिक्योरिटी हमारे साथ होगी। तो जो सिक्योरिटी कवर्ड लोग होते हैं उनके साथ सुरक्षा के जवान रहते हैं और उनकी पूरी सुरक्षा वो करते हैं। लेकिन शाहनवाज जी, सबसे बड़ा आरोप है कि गला दबोचा गया, गला दबाया जाए, धकेला जाए, और प्रियंका गांधी जैसी नेत्री अगर ये आरोप लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। देखिए, मैं ये आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ आपकी आवाज के जरिए ये बात सुनी है, उनका बयान भी आपने सुनाया है। और मैं कह सकता हूं कि
कांग्रेस पार्टी अपने तौर पर क्या बयान दे रही है वो सारा विषय जांच का है। उससे पहले मैं अभी बिना जांच पड़ताल के आपको कुछ कह दूं तो ये आप सीधे बयानबाजी कहेंगे। वो बयान दे रही हैं, लेकिन उस विषय पर जानकारी लेने के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूं। मैं तो आपके टेलीविजन पर लाइव डिबेट में बैठा हूं, जिसमें एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। लेकिन शाहनवाज जी, अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो पुलिस को ऐसे कोई आदेश तो नहीं है कि विरोध के लिए अगर कोई आ रहा है तो उसके साथ ऐसा कोई सलूक किया जाए, क्योंकि अब तो पुलिस भी बड़बोली हो गई है, जो मन में आ रहा है बोली जा रही है। नहीं, मैं बता रहा हूं, आप जानते हैं बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। हम लोगों भी बहुत बार जब हम विपक्ष में थे तो हमने बहुत प्रदर्शन किया है। और अवस्थी जी, आप तो जानते हैं कि पानी की बौछार भी सही है, लाठी चार्ज भी हुआ है कई जगह। जब प्रदर्शन करते हुए युवा मोर्चा में हम लोगों को बहुत बार संघर्ष भी करना पड़ा है। लेकिन अभी क्या विषय था, आप तो प्रियंका जी जहां भी जाएंगी वहां तो कैमरा होगा ही, तो पूरी जानकारी मिलेगी। अभी मैं कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दे सकता। शाहनवाज जी, हाजिक खान साहब जुड़ गए और मैं यासिर जिलानी साहब को अभी तक बहस में नहीं ला पाया। गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा यासिर साहब, लेकिन हाजिक साहब का आपसे एक सवाल है। शाहनवाज जी। शाहनवाज साहब, ये जो सिक्योरिटी जो है प्रियंका जी की है, जो दी गई है, सिक्योरिटी जो हटाई गई है, क्या इसीलिए हटाई थी सिक्योरिटी के उनके साथ ये बदतमीजी करेगी पुलिस? आप उसको अपने से कन्विंस कर रहे हैं, अपने से उससे मिला रहे हैं। सिक्योरिटी नहीं हटाई गई उनको। अरे एसपीजी ने हटा दी गई। सिक्योरिटी एसपीजी प्रधानमंत्री, जिसके परिवार में तुम प्रधानमंत्री रहे हो, उसकी सिक्योरिटी हटा दी आपने। सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ को दी गई है। सीआरपीएफ कहाँ है जो पुलिस धक्के मार रही है, गला दबा रही है? अब इसका मतलब मैं गरीब घर में पैदा हुआ तो मेरी भारत के नागरिक के प्रति वही जिम्मेवारी है। आपको भी सिक्योरिटी मिली हुई है, तो आपकी सिक्योरिटी के बारे में ये नहीं कहा जा रहा कि आप किसी से अपना मिलान करें। मिलान मत कीजिए, बात गलत है, गलत पुलिस ने गलत किया है ये कहिए आप ना सीधे डायरेक्ट। क्या पुलिस को अधिकार है? शिकार मत बनाइए मुझे। ऐसा से अगर मैं प्रधानमंत्री के घर में पैदा नहीं हुआ और मुझे सिक्योरिटी मिली हुई है, नरेंद्र मोदी गरीब घर में पैदा हुए, गलत बात है कि नहीं? पुलिस की तुलना भी मत कीजिए। अरे आप एहसास कमतरी के शिकार होंगे। मैं एहसास कमतरी का शिकार नहीं। आप कौन सी कमतरी में मुझे नहीं मालूम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पुलिस का गलत दबाना गलत है कि नहीं, एक जवाब दीजिए ना। बीजेपी का प्रवक्ता हूँ मैं, एहसास कमतरी का शिकार नहीं हूँ। आप एहसास कमतरी के शिकार हैं। जवाब कुछ है, सवाल कुछ आपसे होता है, जवाब कुछ। मैं ये पूछ रहा हूँ गलत दबाना गलत बात है नहीं पुलिस का? हाजिक साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ आप अपने कौन एहसास कमतरी में कौन घर बेच रहा है, एहसास कमतरी का शिकार होना चाहिए। मैं तो इस मुल्क का नागरिक हूँ और जो मुल्क के नागरिक के नाते जो सिक्योरिटी कवर्ड है, मैं भी सीआरपीएफ कवर हूँ और जिनको सिक्योरिटी मिली है उसके मैंने नॉर्म्स बताए। आप कुछ भी कह रहे हैं बिना देखे हुए। हाजिक साहब, हमारे साथ और भी मेहमान है यासिर जिलानी साहब। अगर विरोध आप करेंगे तो ये सलूक होगा। मत कीजिए जिलानी साहब, यासिर साहब, अगर आप विरोध के सुर बुलंद करेंगे तो आपके साथ ऐसा सलूक होगा। देखिए, सबको बराबर का अधिकार दिया है। देखिए जिस मुद्दे पे हम लोग अभी हैं, जो आपका डिबेट का टॉपिक है, उस पे आपने हमारे साबिक वजीर और इस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान सैयद शहनवाज हुसैन साहब ने बहुत क्लियर बात कही, जो लोगों को मुझे लगता है हिंदुस्तान के समझ में आएगी। लेकिन मैं ये मौलाना हाजिक साहब, आबिद साहब, इनसे एक शेर के साथ अपनी शुरुआत करूंगा और वो समझने की कोशिश करें कि कौम को कहां ये लेके जा रहे हैं। कभी डरे नहीं, कहीं झुके नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़े नहीं, जो डटे हुए हैं महास पर, जो डटे हुए हैं महास पर, हमें उन सफों में तलाश कर। ये एक जो शेर है ना अवस्थी जी, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप एक माहौल जो हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके मुसलमानों साहब आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। यासिर साहब, हाजिक साहब, हम फिर से एक बार लखनऊ चलते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ है कि आखिर प्रियंका के साथ हुआ क्या। अरविंद,
आखिर प्रियंका गांधी इस वक्त कहां हैं और क्यों स्कूटी पर बैठकर जाना पड़ा उन्हें दारापुरी, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है, उनके घर पर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा दारापुरी, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जब वो एनआरसी का विरोध कर रहे थे तो उनको जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की यानी लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। काफी दिनों से वो जेल में थे। उसके अलावा कांग्रेस की एक कार्यकर्ता है जो पिछले 15 दिनों से जेल में है एनआरसी के विरोध के कारण। इस वजह से प्रियंका गांधी ने जब अपना कार्यक्रम खत्म किया, उसके बाद पहले गांधी प्रतिमा के पास जाना चाहती थी, उसके बाद वो उनके घर के लिए जैसे ही रवाना हुई, बीच में मुंशी पुलिया एक जगह पड़ती है, वहां पर प्रियंका गांधी को रोक दिया गया और उसके बाद जो है उनको जो है के लिए स्कूटी का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहां पे भीड़ लगी शुरू हो गई और उसके बाद पूरी अफरा तफरी मच गई। फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि पुलिस जो है लगातार जो है ये दलीलें दे रही है कि हम कानून व्यवस्था को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अरविंद, एक छोटा सा जवाब, जो आरोप प्रियंका गांधी ने लगाए हैं, आपको इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, तो ये बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का अपना विरोध करने का तरीका है और जिस तरीके से जो सरकार की तरफ से बातें कही जा रही हैं वो भी लोग देख रहे हैं और प्रियंका की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो भी लोग सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, और दोनों जगह राजनीति है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। सियासत का अपना ही फसाना है। अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, शाहनवाज साहब, आपने हमारे सहयोगी को भी सुना। यासिर जिलानी साहब, यासिर साहब, आप अपनी बात पूरी करें, मेरा आखिरी पड़ाव है और मैं ये चाहूंगा कि आखिरी पड़ाव के पहले शाहनवाज जी जिस मुद्दे के साथ हमने आज बहस शुरू की थी उस पर अपनी बात कहें ताकि अमन और चैन कायम रहे। यासिर साहब। जी, देखिए, मुझे सिर्फ ये कहना है कि हम लोगों के बीच में एक संवाद कायम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आए हैं, जैसे वी हैव टू स्पीक ट्रुथ अबाउट व्हाट हैपेंड इन जामिया, इनसाइड लाइब्रेरी इन जामिया मिलिया इस्लामिया। हमें इसको भी उस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है कि अगर जो लोग सवाल कर रहे हैं उनके बीच में हम पहुंचे, जिस तरीके से मैंने सुना है जो बयान आया है। जिलानी साहब, जामिया में ये जो हुआ, लखनऊ में जो हुआ, कानपुर में जो हुआ, ये सब की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी पार्टी की है, क्योंकि एनआरसी आप लाई। मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी हुक्मरानी कुछ दिनों की और महिमा है, तभी तो नाज़ियों की साजिशें अपना रहे हो तुम, मगर वो वक्त आएगा कि तुमसे कौन पूछेगी ये कैसी कत्लगाहों की तरफ ले जा रही हो तुम। भाईचारे की तरफ ले जाओ। क्लोजिंग कमेंट, शाहनवाज जी, क्लोजिंग कमेंट। ये देखिए, नफरत आप करेंगे तो मेरा शेर होगा कि ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा। क्लोजिंग कमेंट, मुझे बहस खत्म करनी है। शाहनवाज जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। आपकी हुक्मरानी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया हाजिक साहब ने। जी, मैं कह दूं जी, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता खुदा से डरने वाली कौम को एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से डरा रहे हैं। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो इसी मुल्क में रहेगा, उसको कोई बाहर नहीं भेज सकता। शाहनवाज साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान तो डरते ही नहीं है, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो टेलीविजन पर आकर मुसलमानों को डराने। अरे शाहनवाज भाई, ये बताइए कि आसाम में जो 19 लोग बाहर रह गए हैं, 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर रह गए हैं, संविधान पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून को कैसे लागू करोगे? कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जी, न डरने की जरूरत है, न डराने की जरूरत है, न भ्रम फैलाने की जरूरत है। जी हाँ, आपने देखा और हमारी ये कोशिश थी कि हम लोगों को ये बताएं, जिस तरह से डर फैलाया जा रहा है, जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, जो आशंकाएं हैं उनको साफ करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आज इंडिया न्यूज के साथ घंटा भर रहे। उन्होंने कोशिश की अपनी बात रखने की। काश की ये कोशिश पार्टी पहले कर लेती, मौलानाओं का विश्वास जीत लेती, तो भीड़ का ये आत्मघात नहीं होता। जैसे एक पखवाड़े से हम लगातार देख रहे हैं कि जी हां, जुम्मे का शुक्रवार प्रदर्शन वाला शुक्रवार हो गया है। उम्मीद करते हैं, जी हां, उम्मीद ये करते हैं कि अब आने वाले शुक्रवार अमन और चैन के शुक्रवार साबित हो। जी हां, किसी ने क्या खूब कहा है, डॉक्टर नौशाद अली की एक नज्म मुझे याद आती है जो ये कहते हैं, फरिश्ता बन के कोई आए मोहब्बत के गीत गाए, खुदा करे ऐसा भी एक शख्स
जमीन पर जरूर आए। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।